नमस्कार साथियों, विश्व भूगोल के ओशियानिया महाद्वीप की कक्षा में आपका स्वागत है। ओशियानिया महाद्वीप के अंतर्गत आज हम ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे और इसके अलावा अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन भी साथियों ने इससे पहले के जो भूगोल के 5 वीडियोज़ आए हैं नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। विश्व भूगोल के पहले वीडियो में उत्तरी अमेरिका के बारे में जो भी प्रश्न आयोग ने पूछे हैं उनको सम्मिलित करते हुए बहुत ही शानदार वीडियो बनाया गया है। तो उत्तरी अमेरिका पहले वीडियो में और दूसरे वाले में दक्षिण अमेरिका के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा दृष्टि से उनको सम्मिलित करते हुए, और तीसरे वाले वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, और साथ में जो चौथा वीडियो है आपका उसमें जो है यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया गया है। और आज आपको जो है 5वां वीडियो मिल रहा है जिसमें ओशियानिया महाद्वीप के बारे में। तो आज हम ओशियानिया या ओशियाना महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। ओशियाना महाद्वीप के अंतर्गत जो प्रमुख देश है, तो सबसे बड़ा जो देश आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। कई बार हमको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन ये ओशियानिया महाद्वीप का हिस्सा है। और ओशियानिया महाद्वीप का जो नाम पड़ा है इंग्लिश में अगर आप समझिएगा तो ओशियन में IA लगा दिया गया है, और ये टेक्निकली जो है पैसिफिक ओशियन, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, द्वीपीय देश हैं, और साथ में एक ऑस्ट्रेलिया जो है बड़ा यहाँ पे जो है देश स्थित है, सबसे बड़ा देश स्थित है इस क्षेत्र में। तो इस वजह से जो है ओशियन में IA लगा के जो है ओशियानिया नाम यहाँ पे इसका रखा गया है। और आपको जो है इसके अलावा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण देश उनके बारे में जानना चाहिए, तो आपको माइक्रोनेशिया ध्यान रखना है। ओशियानिया महाद्वीप के अंतर्गत माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप आइलैंड्स, साथ में किरिबाती आपको ध्यान रखना, तुवालू ध्यान रखना, इसी के ऊपर टोंगा देश पड़ता है, टोंगा ध्यान रखना है, फिजी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण देश है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, और साथ में ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी, और साथ में इस साइड आपका न्यू गिनी। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ न्यू गिनी और साथ में इधर पापुआ न्यू गिनी, ये सारे प्रमुख देश हैं ओशियानिया महाद्वीप के अंतर्गत जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आते हैं, तो आपका पहला पॉइंट है ओशियानिया महाद्वीप के बारे में। इसमें लगभग 15 देश हैं, और जो महत्वपूर्ण देश हैं ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया, न्यूजीलैंड का भी स्थिति हमने देख लिया, पापुआ न्यू गिनी भी देख लिया, फिजी, इंडोनेशिया, किरिबाती, टोंगा, तुवालू, मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया। अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो आपका जो यहाँ पे पार्ट आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पार्ट है आपका, ये इंडोनेशिया के कुछ पार्ट हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जो ओशियानिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इंडोनेशिया का जो बड़ा पार्ट है, वो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम एशिया की क्लास में पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप की कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ आते हैं, और इसमें जो है स्टार्ट करते हुए तो आपको ध्यान रखना कि ओशियाना महाद्वीप के बारे में, तो ओशियानिया महाद्वीप के बारे में ध्यान रखना कि सबसे छोटा महाद्वीप है। हमने 7 महाद्वीप के बारे में जाना है, तो उन 7 महाद्वीप में ओशियानिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और ओशियानिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, तो पुंचक जया, तो माउंट पुंचक जया जिसकी ऊंचाई है 5030 मीटर, ये इंडोनेशिया, ये आपका जो है न्यू गिनी में स्थित है। तो ये आपका जो है न्यू गिनी में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुंचक जया न्यू गिनी में स्थित है, और ये ओशियानिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ में अगर बात की जाए पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी, तो पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विक्टोरिया पॉइंट, जिसकी ऊंचाई है 4073 मीटर। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है माउंट कोइस्कुस्को, और इसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कम है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे आप जो है लोकेशन वाइज देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पुंचक जया, तो पुंचक जया है, पुंचक जया ओशियानिया, पूरे ओशियानिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, 5030 मीटर, और इसके ऊंचा जितना और कोई दूसरा पर्वत इस क्षेत्र में नहीं है। अगर बात की जाए जो है पापुआ न्यू गिनी की, तो आपका जो ये क्षेत्र है पूरा पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी में आप देख पा रहे हैं कि विक्टोरिया पॉइंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विक्टोरिया पॉइंट, और इसकी ऊंचाई है 4073 मीटर। तो ये पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है।
अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो आप ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माउंट कोज कुस्को करके है, तो माउंट कोज कुस्को या माउंट कोइज कुस्को करके है, और जिसकी ऊंचाई 2030 मीटर है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड में हम आगे देखेंगे। फिर आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा। और एक बार हम कैनबरा की स्थिति देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैनबरा यहाँ पे स्थित है, और कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6 राज्यों में बटा हुआ है, 6 प्रमुख राज्यों में बटा हुआ, जिसके नाम है क्रमशः क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और साथ में उत्तरी प्रदेश। तो उत्तरी प्रदेश। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, परीक्षा में पूछा जाता है क्रम से। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबॉर्न, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, और साथ में उत्तरी प्रदेश की राजधानी है डार्विन। और अगर हम इसको न्यूमेरिक बनाए, ट्रिक बनाए, तो ब्रिस्बेन के लिए हम बी यूज़ कर सकते हैं, सिडनी के लिए एस, ऐसे ही जो है BS MA PhD करके हम यहाँ पे पर्थ के लिए PH यूज़ कर लिया और D। तो आप यहाँ पे BS MA PhD करके आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, और आप एक सीक्वेंस में राज्यों को देख सकते हैं। आइए मैप में देखते हैं इन राज्यों को। तो यहाँ आपकी क्वींसलैंड राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी राज्य है, तो क्वींसलैंड राज्य है, और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर विक्टोरिया की बात की जाए तो विक्टोरिया की जो राजधानी है मेलबर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो एडिलेड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। और इसके अलावा बात की जाए उत्तरी प्रदेश की, तो उत्तरी प्रदेश की राजधानी है डार्विन। तो आपको ध्यान रखना है डार्विन जो है उत्तरी प्रदेश की राजधानी है। तो आगे बढ़ते हैं साथी, और परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और जो है आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भूगोल सीरीज जो आपका विश्व भूगोल का सीरीज चल रहा है, तो परीक्षा में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट PCS कमीशंस में, इंक्लूडिंग BPSC, PPSC, UPPSC और साथ में UPSC में भी, तो उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। और ऐसे प्रश्न चूंकि कॉमन होते हैं और हर आयोग में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये तथ्य ध्यान रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जो है पर्वत श्रेणी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको महान विभाजक पर्वतमाला भी बोलते हैं। इसके अलावा पूर्वी उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खास बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, और इसकी जो अब स्थिति है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और ये तट से परे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना तट पे नहीं है, तट से अलग है थोड़ा। और ये कहाँ पे स्थित है? क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स राज्य में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हमने देखा है माउंट कोइस्को करके है, तो यहाँ माउंट कोजिओस्को करके है, और उसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। और डार्लिंग नदी जो है यहाँ का जो है इस पर्वत श्रेणी से निकलती भी है, तो डार्लिंग नदी का उद्गम स्रोत भी है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। एक बार ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी को हम लोग देख लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। आप ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट कोजिओस्को, जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे क्वींसलैंड और यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, तो 2 राज्यों के क्षेत्र में ये जो है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी किन 2 राज्यों में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, तो क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्वी तट के पास में स्थित है, तो पूर्वी तट से थोड़ा परे है, पूर्वी तट से हट के है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी भाग में भी स्थित, तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर भित्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट बैरियर भित्ति, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड वाइड भी फेमस है। और इसकी जो अब स्थिति है क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर जो है ये बनी हुई है। और ये कहाँ स्थित है? कोरल सागर में।
तो क्वींसलैंड जो राज्य है उसके उत्तर पूर्वी तट पे आप जाएंगे, भाग में जाएंगे तो, और ये इसकी खास बात क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, विश्व का यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसको अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। और आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और साथ में अगर बात की जाए विश्व के 1/3 से अधिक जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्रों में स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में विश्व का कुल 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं प्रवाल भित्ति, बृहत बैरियर भित्ति, प्रवाल भित्ति और ये कोरल सागर आपका, ये कोरल सागर है और कोरल सागर में स्थित है बृहत बैरियर भित्ति। और ये कहाँ पे स्थित है? तो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो आपको जो ध्यान रखने हैं वो है तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल। और ये नाम से पूछा गया है परीक्षा में कि तनामी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, गिब्सन कहाँ पाया जाता है, बृहत विक्टोरिया कहाँ पाया जाता है। तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपने देखा कि ग्रेट शब्द का प्रयोग बहुत जगह किया जा रहा है, जिसका मतलब है बृहत या बृहद। तो बृहत शब्द जो है ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पे यूज़ किया गया, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। तो ऐसे ही आपको यहाँ से एक ट्रिक भी है कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो है तो छोटा देश, लेकिन यहाँ पे ग्रेट वर्ड लगभग हर चीज़ों में लग जाता है। तो आपको वहाँ से एक ध्यान भी रखना है। सिम्पसन मरुस्थल है, इसके अलावा स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल है, तो हम लोग देख लेते हैं। और इसके अलावा किम्बरले का पठार है और साथ में नल्लर बोर का मैदान है। तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप में। और ऑस्ट्रेलिया के मैप में जब आप देखते हैं तो ये आपका तनामी मरुस्थल है, ये आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल है और इसके अलावा गिब्सन मरुस्थल है, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल है। अगर बात की जाए ग्रेट सैंडी मरुस्थल की, गिब्सन मरुस्थल की और बृहत विक्टोरिया मरुस्थल की, तो इसका डायरेक्शन भी पूछा गया उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। और यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना। और उत्तर से दक्षिण आपसे पूछा गया है कि जो है ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन मरुस्थल और फिर बृहत विक्टोरिया मरुस्थल और फिर नल्लर बोर का मैदान। तो आपको ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में स्थित है ग्रेट सैंडी, या उससे भी उत्तर में स्थित है किम्बरले पठार। तो किम्बरले पठार सबसे उत्तर में स्थित है, उसके बाद है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर है गिब्सन मरुस्थल, फिर है बृहत विक्टोरिया मरुस्थल। और बात की जाए तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और अगर बात की जाए तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं आपके ग्रेट सैंडी, गिब्सन और बृहत विक्टोरिया। इसके अलावा तनामी मरुस्थल तो उत्तरी प्रदेश में स्थित है, सिम्पसन मरुस्थल है इसके अलावा, और इसके अलावा स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल है। तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा किम्बरले का पठार आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा नल्लर बोर का मैदान है। और नल्लर बोर का जो मैदान है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यहाँ पे जैसे बंगाल की खाड़ी होती है, तो जो भी खाड़ी का क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है उसको बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये है। और बे का जो साइज़ होता है लगभग कुछ इस तरीके का होता है, और बाइट का जो वहीं होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जब जो है खाड़ी का जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, तो उसको बाइट बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के उत्तर में स्थित है नल्लर बोर का मैदान, या कह सकते हैं बृहत विक्टोरिया मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है नल्लर बोर का मैदान। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रेट आर्टिजियन घाटी है। जो ग्रेट आर्टिजियन घाटी है ये मीठे पानी का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये क्वींसलैंड में मुख्यतः स्थित है। तो क्वींसलैंड में मुख्यतः स्थित है ग्रेट आर्टिजियन घाटी, और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कह सकते हैं जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बेसिन है जो यहाँ पे पाया जाता है। और यह परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं,
ग्रेट आर्टिजन घाटी के बारे में हमने देख लिया कि क्वींसलैंड में स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा, तो इसकी खासियत क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत मीठे पानी या भूजल बेसिन का क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना ग्रेट आर्टिजन घाटी के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत मीठे पानी या भूजल बेसिन का क्षेत्र है। फिर है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें, तो यहाँ आपको ध्यान रखना डिसअपॉइंटमेंट झील है और इसकी जो अवस्थिति है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और आपका जो ग्रेट सैंडी के नीचे वाला जो क्षेत्र है जिसको लिटिल सैंडी बोला जाता है वहाँ पे स्थित है और ये नमकीन पानी की झील है। तो डिसअपॉइंटमेंट झील आपकी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखा जाए तो छोटी छोटी कुछ झीलें, आयर झील है, टॉरेंस झील है और गार्डनर झील है, ब्लांस झील है, लेकिन यहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट झील है वो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मरे नदी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। और मरे नदी या मरे रिवर के बारे में आपको ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2500 किलोमीटर से लंबी इसकी जो लंबाई है, तो 2508 किलोमीटर। और इसका जो स्रोत है वो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। और वहाँ से निकलती है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है मरे नदी या मरे रिवर। फिर है इसका जो मुहाना है वो दक्षिणी महासागर में है, सदर्न ओशियन में है मुहाना इसका, दक्षिणी महासागर में है। मुख्य सहायक नदी का नाम इसका डार्लिंग नदी और मरे डार्लिंग नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो मरे डार्लिंग नदी के नाम से ये जानी जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे जो है बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र भी बनाती है मरे डार्लिंग नदी। और इसके अलावा कैंटरबरी मैदान जो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है उसको हम अभी आगे देख लेंगे। आप यहाँ पे पहले डिसअपॉइंटमेंट झील और मरे नदी और डार्लिंग नदी के बारे में हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट झील के बारे में देख सकते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट झील आपका यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो टॉरेंस झील यहाँ पे है, फिर आयरे झील यहाँ पे है, गार्डनर झील यहाँ पे है, लाइन्स है, ब्लांस झील यहाँ पे, बहुत सारी झीलें हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको यह ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो नदी की, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि मरे नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से जो है डार्लिंग नदी आ रही है। तो डार्लिंग नदी आके मरे नदी में मिल जा रही है। और आप देख पा रहे हैं कि जो डार्लिंग नदी की कहाँ से निकल रही है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और साथ में ये जो नीचे वाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो नीचे का क्षेत्र है उसको ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के नाम से जाना जाता है। तो और ये आपका जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दक्षिणी महासागर, ये आपका दक्षिणी महासागर का क्षेत्र है। तो आपका जो मरे नदी है वो कहाँ पे गिरती है, तो दक्षिणी महासागर में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे कैंटरबरी मैदान है तो न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड के बारे में जो है आपको यहाँ ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड के एक तरफ तस्मान सागर है और साथ में इधर आपका जो है पैसिफिक ओशियन है, तो प्रशांत महासागर है। और आपको ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड जो है ये आपका न्यूजीलैंड हो गया, ये आपका पूरा न्यूजीलैंड है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड जो है उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप में बटा है। जैसे आपने देखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में बटा है, तो वैसे ही न्यूजीलैंड जो द्वीप देश है ये उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप में बसा है, बटा हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे माउंट कुक स्थित है, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई है 3754 मीटर। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो माउंट एस्पायरिंग भी यहाँ पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 3033 मीटर है। और इसके अलावा देखा जाए तो माउंट तारानकी भी है 2518 और साथ में रूपा पेहू पॉइंट है तो जिसकी ऊंचाई है 2797 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राजधानी है उसका नाम है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और इसके अलावा जो है कुक जल संधि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कुक जल संधि जो है वो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। तो प्रश्न पूछता है कि उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से कौन अलग करता है, तो कुक जल संधि। और कुक साहब थे तो उन्होंने जो है इस क्षेत्र का खोज किया था न्यूजीलैंड का, तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि माउंट कुक इन्हीं के नाम से है, कुक जल संधि इन्हीं के नाम से है, तो आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में जो जरूरी तथ्य हैं उसको हम समझ लेते हैं। फिर अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन भारत का पहला जो है अस्थायी स्टेशन था या पहला अनुसंधान केंद्र था अंटार्कटिक महाद्वीप पे, तो आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 में स्टार्ट हुआ था और 1990 में इसको बंद कर दिया गया था। फिर अब मैत्री अनुसंधान केंद्र, ये अंटार्कटिक में स्थित भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और जब ये बन गया था तो फिर 1990 में दक्षिण गंगोत्री को जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है बर्फ़ का कह सकते हैं कि पूरा
जो है ज़्यादा बर्फ़ से पूरा क्षेत्र ढक गया था, तो इस वजह से वहाँ पे काम करना संभव नहीं था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना, भारतीय अनुसंधान केंद्र तीसरा अनुसंधान केंद्र है और सबसे लेटेस्ट भी है, तो 2012 में। तो दक्षिण गंगोत्री 1984, मैत्री अनुसंधान केंद्र 1989 और साथ में भारतीय अनुसंधान केंद्र 2012। और इसमें आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में मैत्री और भारती ही कार्यरत है। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया कि कौन से कार्यरत हैं, तो वर्तमान में मैत्री और भारती अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिक में कार्यरत हैं। बाकी जो बर्फ़ में दबने के कारण, तो बर्फ़ से दब गया है दक्षिण गंगोत्री, तो उसको सप्लाई बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री के बारे में दिया है भारत का, साथ में मैत्री का दिया है, भारती का हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसी के पास में भारती भी स्थित है। और बाकी यहाँ अन्य देशों के हैं तो आपके काम के नहीं हैं। तो आपने यहाँ पे जो है भारत के जो अंटार्कटिक महाद्वीप पे जो भी स्टेशंस हैं, अनुसंधान केंद्र, उनके बारे में आपने देख लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी, तो अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी परीक्षा में कई बार पूछा गया, माउंट बिन्सन मैसिफ। और साथियों ये सब जो आपको कक्षाएं दी जा रही हैं आपको कहीं मिलेंगी नहीं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और आपको अगर कहीं दिक्कत आए तो आप अपने साथ में एटलस ज़रूर रखिएगा। एटलस रखिएगा तो आपको जो है रिवीजन भी होता जाएगा साथ में और समझने में आसानी रहेगी। तो माउंट बिन्सन मैसिफ है जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर, ये अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी है और ये एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा अंटार्कटिक का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है सिडली पॉइंट या माउंट सिडली। इसकी ऊंचाई है 4181 मीटर और ये पूरी तरीके से हिमच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है माउंट सिडली। तो अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी बात की जाए माउंट एराबूस की, तो माउंट एरेबस, तो आपको ध्यान रखना माउंट एरेबस ये 3794 मीटर की ऊंचाई है। खास बात है कि अंटार्कटिक का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन उससे भी खास बात है कि ये दक्षिणी जो है सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है, सबसे जो कि सक्रिय है, सबसे सक्रिय दक्षिणतम ज्वालामुखी है और ये रॉस द्वीप पर स्थित है। तो आपको ये फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे अंटार्कटिक के पर्वतों के बारे में, पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका माउंट बिन्सन मैसिफ स्थित है जो अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये एल्सवर्थ पर्वत में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एल्सवर्थ पर्वत में माउंट बिन्सन मैसिफ, ये अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिडली पॉइंट है या माउंट सिडली है जिसकी ऊंचाई 4181 मीटर है और इसकी खास बात क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दक्षिणी ध्रुव है और इसका जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ पे आपका जो है माउंट एरेबस है। तो माउंट एरेबस जो है या माउंट एरेबस यहाँ पे स्थित है, सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी पर्वत है पूरे संसार का, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की कक्षा जो है आपकी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद आपका एशिया महाद्वीप से संबंधित वीडियो आएगा जिसमें आपको एशिया महाद्वीप से संबंधित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको सम्मिलित करते हुए आपको बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझाने वाला वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें आप एशिया महाद्वीप से बारे में संबंधित तथ्य जानेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में आपको पश्चिम एशिया के बारे में बताया जाएगा और साथ में जो है आपको दक्षिण एशिया के बारे में भी बताया जाएगा जहाँ पे भारत की स्थिति है, जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। और साथ में दक्षिण पूर्व एशिया बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में जानेंगे। और पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो पूर्वी एशिया में आपका आएगा जापान। तो इन सब के बारे में हम एशिया महाद्वीप में पढ़ेंगे और एशिया महाद्वीप में हो सकता है एक से अधिक कक्षा में वो जाके कंप्लीट हो, तो हम लोग उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे और परीक्षा में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और बीपीएससी ट्री के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो सीरीज़ को, भूगोल की सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट करें। और इसके बाद आपका जो है क्या नाम है, भारत का जो भौगोलिक पार्ट है उसके बारे में आपको एनसीईआरटी के तर्ज पे एनसीईआरटी बुक का सार बताते हुए आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि कक्षा 9 और 10 का भूगोल का पार्ट रहेगा, जहाँ पे आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में डिटेल में बताया गया, हिमालय वगैरह वहाँ पे कंप्लीट कराया गया, नदियों के बारे में बताया गया है। तो वहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। और साथ में यूपी पीसीएस प्री के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो
जो है इन सभी जो भूगोल की सीरीज चल रही है उसको जरूर देखें। और परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको जो है परीक्षा दृष्टि से ये सारे जो वीडियो सीरीज चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।